हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका सॉल्यूशन के एक नए पार्ट में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दिस इज नोन एज द हेनरी लॉ। लेकिन देखिए, हेनरी लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताऊंगा जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को ऐसे थोड़ा स्टाइलिश बनाओ तो जाई से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ जगह पर एक्स से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन होता क्या है। सपोज करो हमारे पास सल्यूट का मोल है, मोल ऑफ सल्यूट, इसको मानते हैं स्मॉल n। ठीक है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट का मोल है, इसको हम मानते हैं कैपिटल N। अब मेरे हाथ को जरा देखिएगा, देखो होता क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ऊपर है और ये मेरा हाथ रेशियो हो गया। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, अब अंदर क्या है, एक कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट। आओ ऐसे बनाते हैं, इस कंटेनर में क्या है, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट ऊपर है और जैसे ही पलटे सल्यूट आ गया किसके कांटेक्ट में, सॉल्वेंट के। अब बोलो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट का रेशियो और नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का रेशियो, यही तो है क्या, मोल फ्रैक्शन। दिस इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। तो क्या फार्मूला बनता है, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, बोलो, एंड सॉल्वेंट बोथ। शॉर्ट में लिखें तो जाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट को स्मॉल एन बोलेंगे, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। याद रहे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर ऊपर स्मॉल एन है तो ये मोल फ्रैक्शन सल्यूट का हो गया, और अगर मैं ऊपर कैपिटल एन कर दूं, फार्मूला सेम है, तो लिसन, ये मोल फ्रैक्शन किसका हो गया, सॉल्वेंट का। तो दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन होता है, ज्यादा काम सल्यूट का है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें थोड़ा फेरबदल करके तुम इसको आगे फार्मूला कन्वर्ट कर सकते हो। हम जानते हैं कि n को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। तो स्मॉल w स्मॉल m, स्मॉल w स्मॉल m, कैपिटल W कैपिटल M। जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिए, कभी भी मोल फ्रैक्शन जो सल्यूट का होता है और मोल फ्रैक्शन जो सॉल्वेंट का होता है, यह हमेशा 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द 1। ठीक है, तो ये रही मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड बातें। अब तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखिए, जब हेनरी लॉ हम पढ़ते हैं तो मोल फ्रैक्शन पर जरूर चर्चा करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को बार बार बताने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो मैं दूर किए दे रहा हूं। जब भी कोई मोल फ्रैक्शन की बात करेगा तुम उसको अमाउंट समझना। अगर कोई कहा कि इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो तुम समझ लो कि अमाउंट इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज करेगा, अमाउंट। तो दिमाग में लिए रहो, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा, अमाउंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखिए अब हम आते हैं कि क्या कहा हेनरी ने, क्या है हेनरी लॉ, क्या है लिमिटेशन, क्या है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक, देखिए होता क्या है, आपने सॉलिड को तो लिक्विड में घुलता देखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज करो कि हमारे पास वाटर सॉल्वेंट है और शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, मतलब तुमने चीनी को तो पानी में घुलता हुआ देखा होगा, शुगर को वाटर में डिसॉल्व होता हुआ आपने देखा है। लेकिन क्या कभी आपने किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता हुआ देखा है? हाँ, शुगर को वाटर में, वाटर का मतलब लिक्विड और शुगर का मतलब सॉलिड, तो तुमने सॉलिड को तो लिक्विड में खूब घोला भी है और खूब देखा भी है।
लेकिन किसी गैस को लिक्विड में घुलता हुआ आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन इसका बड़ा एग्जाम्पल है। जो मछलियां पानी में सांस लेती हैं वो वाटर में घुली ऑक्सीजन से ही रिस्पायरेशन करती हैं। इसका मतलब पानी में गैस डिसॉल्व हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ध्यान दो, तुम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे। सुनो, जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो इसी से रिलेटेड लॉ है क्या? हेनरी लॉ इज रिलेटेड टू डिसॉल्विंग ऑफ एनी गैस इन लिक्विड। इससे मतलब नहीं हेनरी लॉ को, जब किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे, यही तो है क्या? हेनरी लॉ। अच्छा, क्या कहता है? देखो, मैं तुमको हेनरी लॉ की डिफिनीशन नहीं बताऊंगा, तुम खुद बताओगे कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ हेनरी लॉ। मैं केवल बताता चल रहा हूं, तुम केवल फिगर पर ध्यान देना। फिगर पर ध्यान दोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि हेनरी लॉ क्या है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिक्विड है, ये रहा लिक्विड। ठीक है, चलिए यहां से क्या करते हैं, गैस को एंट्री कराते हैं। एक गैस को यहां से एंट्री कराते हैं। सपोज करिए ए नाम है गैस का, तो गैस यहां से एंट्री की, इसका जो प्रेशर था वो x1 था। सपोज करो कि प्रेशर कितना था इसका, x1 था। ठीक है, या प्रेशर आप इसका कह दो कि प्रेशर था A1। क्या था? A1। ठीक है, तो जब गैस यहां पर आई, आपने A1 प्रेशर लगाया तो गैस यहां से आई, यहां से आने के बाद गैस इधर चली गई। ठीक है, आपका उद्देश्य था कि इस गैस को मैं डिसॉल्व कर दूं किसमें? लिक्विड में। जरा सोचो, अगर गैस यहां से लौट गई, मेरी बात अगर सुनिए, अगर एक कागज का टुकड़ा मेज पर रखो और धीरे से फूंक मारो और कागज का टुकड़ा बहुत पीछे न जाए तो क्या करोगे? और जोर से फूंक मारोगे तो क्या हुआ? अगर गैस नहीं नीचे जा रही है तो तुम प्रेशर और क्या करोगे? इंक्रीज करोगे। लो प्रेशर इंक्रीज किए, गैस और नीचे आई। प्रेशर तुमने और इंक्रीज किया, गैस घुल गई किसमें बताइए? लिक्विड में। कहने का मतलब द डिसॉल्विंग पावर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। मतलब उस गैस पर जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? उस गैस का घुलना। जो अमाउंट ऑफ गैस इस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उस पर कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है। अगर प्रेशर नहीं लगाएंगे तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होगी। यही तो है क्या? दिस इज नोन एज द हेनरी लॉ। मुझे लगता है कि आपको भूलेगा नहीं। इसी को कोई पूछे हेनरी लॉ क्या है, कहने यार हेनरी लॉ कुछ नहीं है, किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना। और बच्चा सोचो, जब तक प्रेशर लगाओगे नहीं गैस अंदर जाएगी नहीं तो डिसॉल्व नहीं होगी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ लोग सोचते हैं कि प्रेशर लगाए हैं तो गैस डिसॉल्व होगी, जैसे प्रेशर हटाएंगे पूरी गैस कहां निकल जाएगी? बाहर। ठीक है मूर्खों, सुनो, अगर गैस अंदर जाएगी तो क्या होगी? वो गैस वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सेट हो जाती है और फिर बाहर नहीं निकलती। ये गैस है, कोई स्प्रिंग नहीं है कि दबा दिए तो नीचे आई, छोड़ दिए तो कहां चली गई? ऊपर। तो ये हेनरी लॉ। अच्छा, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? लिखते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या हम लिखते हैं kh इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kh। ठीक है, आओ चलो दोनों पर चर्चा करते हैं, पहले इस पर फिर इस पर। क्या है? कहते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे तो m बढ़ेगा। m क्या है? m है बच्चा अमाउंट ऑफ गैस। m है अमाउंट ऑफ गैस। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ेगा। कहां? लिक्विड में। अमाउंट ऑफ गैस उतना ही ज्यादा लिक्विड में डिसॉल्व होगा जितना तुम क्या बढ़ाओगे? प्रेशर बढ़ाओगे। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। P is directly proportional to xi. P is directly proportional to xi. Sorry for mistake. P is directly proportional to xi. अच्छा बोलो, प्रेशर बढ़ाओगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करेगा। भूल जाते हैं लोग क्या है मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर। क्या बताया मैंने अभी? क्या बताया मैंने? अमाउंट। प्रेशर बढ़ाओगे तो मोल फ्रैक्शन नहीं, अमाउंट इंक्रीज करेगा। किसका अमाउंट इंक्रीज करेगा?
किसका? गैस का। कहां? लिक्विड में। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या? हेनरी लॉ। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करेगा, किसमें? लिक्विड में। अब क्या करते हैं, जब ये सिंबल हटाएंगे तो P इज इक्वल टू लिखेंगे KH इंटू जाई। ठीक है, वेयर KH इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। KH को हम क्या बोलते हैं? हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो KH इज इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट। और अगर KH को इधर रहने दीजिए तो जाई नीचे आ जाएगा, तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा P अपान जाई। ठीक है, KH को इधर रहने दीजिए तो जाई नीचे आ जाएगा, तो KH इज इक्वल टू हो जाएगा P अपान जाई। तो यहां से भी कुछ क्वेश्चन लगते हैं। तो मैंने बताया KH को बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये रहा तुम्हारा हेनरी लॉ। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपको बात समझ में आ गई होगी कि हेनरी लॉ क्या होता। अब कुछ की पॉइंट सुनो बच्चा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अब इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हेनरी लॉ। देखिए पहला चीज क्या है, आओ KH की बात करें। ये एक ऐसा कांस्टेंट है दुनिया में जिसका किसी सेम सॉल्वेंट के लिए, अगर सॉल्वेंट सेम है तो KH की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी। ध्यान दो, लोगों को लगता है कि कांस्टेंट कभी वेरिएबल नहीं होता है, लेकिन KH की वैल्यू सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग लगातार बदलती रहती। वेरी इंपॉर्टेंट, KH हमेशा बदलता है। दूसरा, KH की कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट, KH की यूनिट तो वही होती है जो प्रेशर की होती है, मतलब बार, मतलब टॉर्क। दिस इज द यूनिट ऑफ KH। तो अगर कभी KH को रिप्रेजेंट करते हैं तो बार या टॉर में करते हैं। यूनिट जो प्रेशर की होती है वही किसकी होती? KH की। तीसरी पॉइंट ध्यान दीजिए, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो KH भी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो KH भी डिक्रीज करेगा। आप चौथे पॉइंट पे आइए, अगर KH ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी की। किसके? सॉल्युबिलिटी के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ये तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब अगर कभी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही हो तो समझ लो कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या कर रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। क्या करेगी? डिक्रीज कर। क्या पढ़ा आपने फार्मूला? ठीक है, आपने फार्मूला पढ़ा KH P अपान जाई। अगर हम कर दें तो अगर KH बढ़ेगा तो जाई क्या होगा? घटेगा। जाई का मतलब क्या? अमाउंट। तो KH बढ़ेगा तो जाई घटेगा, KH घटेगा तो जाई बढ़ेगा। तो अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये तुम्हारे पास जबरदस्त पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। अब कुछ लिमिट भी एक बार फिर से बात करते हैं। KH को हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं जो सेम सॉल्वेंट के लिए वैल्यू डिफरेंट होती है। KH की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट वही है जो प्रेशर की है, बार या टॉर। KH टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है और KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी गैस की, किसमें? लिक्विड में। अच्छा, कुछ लिमिट है। लिमिटेशन क्या है? देखिए लिमिटेशन क्या है कि अगर हेनरी लॉ आप किसी पर अप्लाई कर रहे हो तो पहली लिमिट क्या है कि प्रेशर इज नॉट बिकम टू हाई। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर इज आल्सो नॉट बिकम टू हाई। टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हेनरी लॉ फेवर करता है। तो मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, काहे टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए? आओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं,
गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो निकल के कहां चले जाएंगे, बाहर, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करना शुरू कर जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट कहलाता है कि हेनरी लॉ में वही गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगी जो उसके साथ न करती हो क्या, केमिकल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उस गैस को डिसॉल्व करो लिक्विड में जो लिक्विड के साथ केमिकल रिएक्शन न करती हो। दिस इज 3 वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है किसके, हेनरी लॉ के। अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जो बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक, इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक मतलब जो आप कोको कोला और पेप्सी या स्प्राइट की जो बॉटल्स होती हैं, होता क्या है, उन सारी बॉटल्स में हम CO2 को भरते हैं। मतलब CO2 एक प्रकार की क्या है, गैस, और ये क्या है, लिक्विड। तो CO2 को उस बॉटल में भरना किसके अकॉर्डिंग होता है, हेनरी लॉ के। अब प्रश्न ये है भरते क्यों है, दरअसल CO2 को उसके अंदर भरने से वो जो लिक्विड होता है वो बहुत देर तक इम्प्योर नहीं होता है और प्योर बना होता है। याद करिए, कभी बॉटल को आप ऐसे सेक करके ओपन करिए तो गैस बाहर निकलती है, वही क्या होती है, CO2। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं बात करूंगा एनॉक्सिया की, ये डिजीज है, और फिर मैं आपसे बात करने वाला हूं बेंट्स की, ये भी एक प्रकार की डिजीज है, दोनों पर। ठीक है, फिर एक जोरदार एप्लीकेशन बताता हूं आपको, ध्यान दो। एनॉक्सिया क्या होता है, देखिए जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग चढ़ते हैं जिनको पर्वतारोही कहते हैं, जब वो किसी पर्वत पर चढ़ते चढ़ते ऊपर जाते हैं तो ऊपर पहुंचने पर वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती, कंप्रेसर कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो हाई एल्टीट्यूड पर लोग जाते हैं उनको सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, उनको घबराहट और बेचैनी महसूस होती है, अनकॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं। इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। देखिए कभी कभी बोर्ड पेपर में या कंपटीशन में पूछ लेता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एनॉक्सिया या बेंट्स। लोगों को लगता है ये तो केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, तो क्या पूछ लिया, तो ऐसे रोग को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। आइए बेंट्स पर बात करते हैं। देखिए जो स्कूबा ड्राइवर, जो गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं, वो अपनी पीठ पर एक सिलेंडर लादे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन तीनों का मिक्सर होता है। इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, लगभग 56 के करीब, इसकी 11 के करीब, बाकी बची कंसंट्रेशन 31 के करीब ऑक्सीजन की होती है। तो बेंट्स में क्या है, ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन का सिलेंडर स्कूबा ड्राइवर लेके नीचे जाते हैं ताकि पानी के अंदर आसानी से सांस ले सकें। ठीक है, लेकिन जैसे कभी कभी देखा गया, जैसे स्कूबा ड्राइवर पानी के ऊपर आते हैं, जैसे स्कूबा ड्राइवर पानी के ऊपर आते हैं, देखा क्या गया है, जैसे प्रेशर कम होता है उनके ब्लड में, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में नाइट्रोजन नहीं घुलती है, तो ब्लड में नाइट्रोजन बबल्स बनाने लगती है, नाइट्रोजन का बुलबुला बनने लगता है। ऐसी कंडीशन को, ऐसे डिजीज को बेंट्स बोलते हैं, जिससे ब्लड कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है और लास्ट में डेथ भी हो सकती है स्कूबा ड्राइवर की। तो ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बनना बेंट डिजीज है। अच्छा, ऑक्सीजन के तो बनते नहीं है, हीलियम हमारे ब्लड में बहुत कम डिसॉल्व होती है, इसलिए हीलियम बेंट्स क्रिएट नहीं करती। तो बेंट्स भी डिजीज जो है वो है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, और एनॉक्सिया भी है हेनरी लॉ का एप्लीकेशन। अब एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए गर्मियों के दिनों में, एट द टाइम ऑफ समर, गर्मियों के दिनों में सारी मछलियां समुद्र में ऊपर आ जाती हैं। कभी सोचे हैं क्यों ऊपर आती हैं? जरा देखो, यहां पर देखिए,
अगर ये तालाब है, झील है, नदी है, कुछ भी है, तो जितनी फिश होती हैं वो गर्मियों के दिनों में ऊपर आ जाती हैं। क्यों आती हैं? देखो, क्योंकि जब ज्यादा टेम्परेचर होता है तो जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो ऑक्सीजन भाग के ऊपर की ओर आती है, मतलब एकदम ऊपर आ जाती है, इसके बेस पर यहां पर आ जाती है। तो क्या होता है, अंदर अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है तो मछलियों को सांस लेने में अंदर दिक्कत होती है और वो ऊपर चली जाती है गर्मियों के दिनों में, ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। देखिए टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट रही है, कहां जा रहा है? ऊपर। अच्छा, एट द टाइम ऑफ विंटर, ठंडियों के दिनों में सब अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का वाटर में काम भर कर रहता है, कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है जो कि गैस को इतना गर्म कर दे कि वो सरफेस से ऊपर की ओर आना शुरू कर दे। तो ये रहा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, फार्मूला क्या होता है हेनरी लॉ का, अबाउट हेनरी लॉ। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेनरी लॉ।